तो इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप ITR 4 फाइल करना चाहते हैं तो कैसे उसके लिए बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करेंगे। यानी कि अगर आप 44 AD में, दोस्तों 44 AD होती है बिजनेसमैन के लिए और 44 ADA होती है प्रोफेशन के लिए। जो लोग प्रोफेशनल हैं जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स वगैरह हो गए जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, या फिर स्पोर्ट पर्सन हो गए, डॉक्टर हो गए, उसके लिए होती है 44 ADA। और 44 AD बिजनेसमैन के लिए होती है जो प्रिजम्पटिव इनकम अपनी दिखाना चाहते हैं बिना ऑडिट के। और अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम नहीं दिखाना चाहते, प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब है कि जितनी आपकी टर्नओवर है उसका अगर बैंकिंग मोड में आपको पेमेंट रिसीव हुई है तो 6% आपकी प्रॉफिट मान लिया जाएगा। अगर नॉन बैंकिंग मोड यानी कैश में पेमेंट रिसीव हुई है तो 8% मान लिया जाएगा आपका प्रॉफिट। तो उस केस में हम बैलेंस शीट कैसे फाइनलाइज करेंगे और किस तरीके से अपने अकाउंट फाइनल करके ITR फाइल करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी लास्ट ईयर की जो है बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट उठाने हैं और इस साल के बनाने के लिए बैठना है। तो सबसे पहले हमें आना है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। जैसे कि ये मैंने लिख लिया, फर्म का नाम लिख लिया, उसके बाद हमें लिखना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। इस तरीके से बना लेना है। अगर हमारा बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा और ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमें डालना है ओपनिंग स्टॉक। तो दोस्तों जो आपका लास्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2020 में क्लोजिंग स्टॉक था, जैसे कि ये वाला है, वो ही इस साल 1 अप्रैल 2021 में आपका होगा ओपनिंग स्टॉक। पूरा हमें देख लेनी है परचेज हमारी कितनी है। अगर GST में रजिस्टर्ड है तो GST के अकॉर्डिंग आपकी परचेज कितनी है वो आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद डायरेक्ट कोई खर्चे हुए हैं, डायरेक्ट वेजेज वगैरह, वो यहाँ पर देख लेनी है कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमें सेल्स देख लेनी है। दोस्तों अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो जितने की आपकी सेल हुई है अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, वो सारी की सारी सेल यहाँ पर हमें एग्जैक्ट सेम दिखानी है। अगर डिफरेंस हुआ यानी मिसमैच हुई GST की 3B से सेल तो वो हमारे ऊपर जो नोटिस आ जाएगा। और तो आप देख सकते हैं ये है हमारी सेल जो GST के अकॉर्डिंग है। इनकी इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर लेनी होती है, तो इनवॉइस वैल्यू हमारी इतनी है 5,24,168। तो हमने यही यहाँ पर देख सकते हैं आप, सीधा का सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगा के हमने ये कर रखी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक अपना देख लेना है। तो दोस्तों हमें डाटा मेंटेन करना पड़ेगा कि जितनी हमारी परचेज है और परचेज में से प्रॉफिट मार्जिन हटाने के बाद में कितने की हमारी सेल हुई है, उसके बाद में जो हमारा आइटम बचा है वो हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली इनका जो काम है, इनका काम एक्चुअली रॉ मटेरियल लेने का, उसके बाद ये ज्वेलरी, पर्स वगैरह, केस वगैरह बना करके सेल करते हैं, तो इनका परचेजेस कम होती है। उसके बाद लेबर चार्जेस वगैरह उस पर लगते हैं, उसके बाद में ये लोग सेल कर देते हैं। तो इनका स्टॉक इतना बचा हुआ है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इनका इतना था। उसके बाद में ये सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस के ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस के डायरेक्ट वेजेस, तो ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और दोस्तों उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा राइट साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में, और इधर डेबिट साइड में हमारे सारे के सारे खर्चे आ जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का इतना है। अगर आपने टैली डाटा दोस्तों मेंटेन किया हुआ है तो टैली के अकॉर्डिंग डाटा ले लेंगे। अगर टैली डाटा नहीं मेंटेन किया हुआ है तो आप रैंडम फिगर यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर आपका छोटा बिजनेस है, 20-30 लाख तक की आपकी टर्नओवर है, तो टैली डाटा अगर आपने नहीं मेंटेन किया हो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि TDS वगैरह एप्लीकेबिलिटी। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो 2,40,000 की लिमिट देख लें। सैलरी पे कर रहे हैं तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को तो उसमें देख लें कि आपका TDS कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर किसी को प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं तो उसमें आप देख लें कि भाई हम इनको TDS लिमिट वाली थ्रेशोल्ड तो क्रॉस नहीं कर रही है। तो GST पेड हमने जो कैश में पेड किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। पैकिंग कॉस्ट इनकी इतनी है। और दोस्तों उसके बाद आती है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन हमें एक्चुअल लेना है। जैसे मैंने इनका डेप्रीशिएशन का नोट्स बनाया हुआ है, तो ये है इनका डेप्रीशिएशन का नोट्स। ये फिगर थी इनकी 1 अप्रैल 2020 को। ये बैलेंस लास्ट ईयर का हमारा ये है। तो जो लास्ट ईयर 31 मार्च 2020 को इनकी फिगर थी वो यहाँ पर हमने ले ली है। उसके बाद एडिशन हुआ है 30 सितंबर 2020 से पहले
तो ये एडिशन हुआ है। अगर 30 सितंबर 2020 से पहले पहले का एडिशन हुआ है तो जो डेप्रीसिएशन की रेट है वो फुल रेट से डेप्रीसिएशन लगेगा, यानी कि ह्रास लगेगा। अगर 30 सितंबर 2020 के बाद में परचेज की है तो डेप्रीसिएशन जो है वो 50% रेट पर लगेगा, कुछ आइटम्स को छोड़ करके। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस वगैरह है तो उसके इसमें 100% लगता है, नॉर्मली जो है 50% लगता है। यानी कि अगर हमने लैपटॉप लिया, नॉर्मल रेट लैपटॉप पे 40% है, तो अगर 30 सितंबर 2020 के बाद लिया तो 20% लगेगी। अगर यहाँ पे 10,000 रुपये होता तो इस पर तो लगता, ग्रोस टोटल कितना हो गया 37,911 हो गया। 37,911 पे 40% डेप्रीसिएशन अमाउंट इतना हो गया। उसके बाद में दोस्तों WDV जो हमारी आई है डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद वो आई है, तो सारे आइटम का हमने इसी तरीके से कर लिया है। उसके बाद दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग है, जो हमारी फ्लैट वगैरह है, तो क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू तो दोस्तों बढ़ती रहती है, ये कम नहीं होती है, तो इसीलिए देखिए एडिशन हो गया है इस पर 50,000 रुपये का। इन्होंने उसमें कुछ और काम कराया था और 10,50,000 की इनकी वैल्यू हो गई है। इस पर डेप्रीसिएशन नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू अगर हम वैल्यूएशन कराएंगे तो बढ़ती हुई दिखाई जाएगी, कम नॉर्मल केसेस में नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई भूकंप वगैरह आ जाता है बिल्डिंग पे तो तभी कम होती है, अगर बना हुआ फ्लैट है, अदरवाइज कम नहीं होती है नॉर्मली। तो दोस्तों ये हमारा डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 36,639 का, तो ये हमने सीधा यहाँ पर ले लिया सेम टू सेम। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल है, बैंक चार्जेज आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देख लें, करंट अकाउंट वगैरह है तो कितने आपके पूरे साल में एक्सपेंसेस बैंक ने कट किए हैं। उसके बाद दोस्तों लीगल एंड प्रोफेशनल फीस में आप देख सकते हैं कि आप किसी अपने कंसल्टेंट को, CA को, CS को, एडवोकेट को देते हैं, फाइलिंग चार्जेस, इनकम टैक्स फाइलिंग चार्जेस, वो सब देख लेंगे। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे आइटम लेस करने के बाद में ये बन जाता है हमारा नेट प्रॉफिट दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट ये हमारा इतना आ गया है। उसके बाद दोस्तों हम इस तरीके से ये फर्म का नाम लिख देंगे, प्रोप्राइटर हो गए, ये इनसे साइन करा देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ जिस दिन हम फाइल कर रहे हैं उस दिन लिख देंगे। जैसे आज है हमारी, तो हम ये फर्स्ट पेज में दोस्तों कर देते हैं। आज जो डेट है 30 जून है, तो ये फाइलिंग डेट होती है जिस दिन मतलब फाइल करके ये साइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 30 जून कर देते हैं। और P&L हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो P&L का नेट प्रॉफिट अमाउंट होगा वो जाएगा कैपिटल एंड बैलेंस शीट में। तो कैपिटल अकाउंट दोस्तों प्रोप्राइटरशिप के केस में होता है, पार्टनरशिप के केस में दोनों पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट होगा, और कंपनी के केस में सीधा का सीधा टोटल अमाउंट फ्री रिजर्व में चला जाता है। तो ये आ गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, यानी क्या सेम आपको जैसे हमने P&L के केस में ओपनिंग बैलेंस देखा था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, और लास्ट ईयर का कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे ये है 21 का क्लोजिंग, जो 20 का क्लोजिंग होगा वो 21 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जैसे कि ये है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमने प्रॉफिट ले लिया, इस साल का कितना प्रॉफिट है ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद ड्राइंग कितना प्रोप्राइटर ने अपने खर्चे के लिए निकाला है, तो इन्होंने इतना निकाला है। क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में इनका इतना बच गया है 29,596 का। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो नॉन करंट असेट्स में हमारी आ जाएंगी जो फिक्स असेट्स हैं, जो हम डेप्रीसिएशन वाले चार्ट में भी देख करके आए हैं। तो WDV इनकी 31 मार्च 21 को बची है 12,03,037 रुपये की, तो हम वैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे कि WDV आ गई है। उसके बाद दोस्तों डेटर्स, जो हमारे देनदार हैं उनकी डिटेल हम यहाँ पे करेंगे। करंट असेट्स, तो जो असेट्स हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है, फ्लक्चुएट का मतलब कि साल भर से ज़्यादा लंबी नहीं रहती है नॉर्मली, तो स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पर देख के आए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ये वाला, तो ये सीधा का सीधा 88,800 का आ गया दोस्तों बैलेंस शीट में। ये भी हमारे एक तरह से असेट्स है क्योंकि हमारे पास माल पड़ा हुआ है। डेटर्स भी हमारे असेट्स है क्योंकि ये हमें पैसा देंगे। करंट असेट ये है नॉन करंट असेट्स यानी कि फिक्स असेट्स। ठीक है, तो अगर आपके ज़्यादा नोट्स हैं तो आप नोट नंबर 1, 2 यहाँ से इसके आगे डाल सकते हैं ब्रैकेट में। अदर नॉन करंट असेट्स हमारी कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी करंट असेट्स का ही पार्ट होती हैं। तो एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट में 31 मार्च 2021 को जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, उसकी डिटेल आ जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक के जो भी आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, अगर प्रोप्राइटरशिप का केस है तो सारे के सारे बैंक अकाउंट में जो 31 मार्च 2021 को बैलेंस है वो यहाँ पर डालना होगा। कैश कितना पड़ा हुआ है हमारे फर्म के पास में 31 मार्च 2021 को, उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी।
उसके बाद दोस्तों कैपिटल अकाउंट ये आ गया, जो फर्म के लिए दायित्व है, लायबिलिटी है प्रोप्राइटर से ली हुई उसकी कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में इसीलिए आएगा, ठीक है। उसके बाद है करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो साल के भीतर चेंज होती रहती है, पड़ जाती है, इस तरीके की कुछ लायबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमारे जिनको हमें पैसा देना है, ठीक है, जो हमसे पैसा लेंगे, उन्हें बोलते हैं लेनदार, ठीक है। ये 26,400 के हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेबल, जो पेबल हैं, यानी कि जैसे 31 मार्च वाली आपकी जीएसटी रिटर्न है और आप अप्रैल में ये आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो उस समय कुछ पेंडिंग है नहीं। अब हम जून में कर रहे हैं, तो भाई अब मार्च वाली हमारी फाइल हो चुकी है, उसका टैक्स पेमेंट हो गया, तो अभी हमारे कुछ भी टैक्सेस वगैरह पेबल नहीं है, या इनकम टैक्स पेबल है, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। हाउसिंग लोन, जैसे हमारा कोई लोन वगैरह चल रहा है, किसी भी तरह का कोई भी लोन है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, ज्वेलरी के अगेंस्ट है, नॉन सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है, उस सब की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये हमारा टोटल मैच करने चाहिए असेट साइड और लायबिलिटीज साइड, ठीक है। अगर कोई डिफरेंस होता है तो नॉर्मली लोग कैश से सेटअप करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में हम सेम कर देंगे मैसर्स शर्मा ज्वेलरी पर्स, प्रोप्राइटर ये आगे हैं और प्लेस इनका दिल्ली है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम आते हैं कंपटीशन ऑफ इनकम वाले कॉलम में, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है। तो कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ अजय शर्मा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। तो इसमें अगर बिजनेस के साथ साथ आप कोई जॉब भी करते हैं, सैलरी भी आती है, तो सैलरी इनकम यहाँ पर आ जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये हमारे जो PNL में नेट प्रॉफिट था वो वाली यहाँ पर आ गई है, सेम टू सेम। कैपिटल गेन अगर हमें कोई हुआ है, यानी कि कोई हमने प्रॉपर्टी बेची है, कोई शेयर्स वगैरह बेचे हैं, उस केस में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोस्तों 5 हेड होते हैं नॉर्मली, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और अदर सोर्स। कुछ अदर सोर्स जो इन 5 में कवर नहीं होती वो आ जाती है अदर सोर्स में, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी में उस तरह की इनकम आती है कि अगर आपको कोई रेंट से इनकम है, या आपके 2-3 घर हैं, आपने अपने फैमिली मेम्बर को किसी को दी हुई है बिना किसी रेंट के, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड की हुई है और आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान करके उसका रेंट मान रहे हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में आपकी इतनी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ जाएगी, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इनकम फ्रॉम जो हमारी FD वगैरह के इंटरेस्ट होते हैं उससे, या कोई ऐसा कंसिडरेशन जिसको, जैसे कि हमने मान लो कि प्रॉपर्टी खरीदी अपने किसी रिलेटिव से और 5 लाख की प्रॉपर्टी, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो हमारा रिलेटिव था, मेरा दोस्त था, उसने मुझे 5 लाख की प्रॉपर्टी 2 लाख में दे दी, तो 3 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। अगर कोई लॉटरी वगैरह जैसे KBC वगैरह खेलता है, तो वहाँ से अगर हम कोई जीतते हैं तो वो भी हमारी अदर सोर्स की इनकम में आ जाती है। उसके बाद दोस्तों इन सारी इनकम को, यानी 5 हेड की इनकम को मिला करके हम कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम में से हम कुछ डिडक्शन लेस करते हैं, जो चैप्टर 6 में आती है, 80C, 80D, 80 TDA। नॉर्मली दोस्तों 3-4 होती हैं, बाकी मैं जब फाइल करूँगा तो आपको बताऊँगा कि कितनी सारी डिडक्शन होती हैं। 80C में जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी है, LIC पॉलिसी है, ट्यूशन फीस है बच्चों की, तो इस तरीके की सारी चीज़ें आ जाती हैं। 80D में मेडिकल से रिलेटेड आती हैं। 80 TDA में जो आपका सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया हुआ है दोस्तों, 10,000 तक का अगर इंटरेस्ट है तो टोटल एग्जाम्प्ट है, 10,000 से ऊपर का है तो वो आपका टैक्सेबल कवर हो जाता है। जैसे इनको 4540 रुपये का सेविंग अकाउंट में इनका इंटरेस्ट आया था, तो इनकी दोस्तों टोटल इनकम हो गई है 2,72,920 की। ग्रोस टोटल इनकम कितनी है? इतनी है। उसमें से डिडक्शन इन्होंने लेस कर दी इतने की, ठीक है। टोटल इनकम इनकी बची इतनी है। और दोस्तों 87A में हमें रिबेट मिल जाती है। तो अगर आपकी इनकम जो है आ रही है दोस्तों 3.5 लाख रुपए से कम की, तो आपको जितना भी होता है ये, या फिर आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है 5 लाख रुपए से कम है, तो आपकी बाकी जो भी इनकम है उस पर जो टैक्स लगेगा वो 87A में रिबेट मिल जाएगा। जैसे 1146 रुपये का टैक्स लगा तो 87A में हमें मिल गया इसका रिबेट। उसके बाद में कुछ हमें टैक्स देना पड़ेगा नहीं। तो देखते हैं दोस्तों आप पोर्टल पर कि किस तरीके